हेलो दोस्तों। हमने स्टार्ट कर रखा था इस्लामिक स्कूल का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है हनफी स्कूल को। सुन्नी लॉ में, सुन्नी स्कूल्स में हनफी, मलिकी, सैफई और हनबली, ये 4 स्कूल्स हैं। सिया के अलग स्कूल्स हैं, जैसे अतना सरिया स्कूल, इस्माइलिया, जैदिया, ये सारे स्कूल्स हैं। तो हमने कंप्लीट कर रखा है हनफी स्कूल को। आज के लेक्चर में हम जानेंगे मलिकी स्कूल के बारे में। मलिकी स्कूल इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का, देखिए ये आया है हनफी के बाद। हमने आपको बता रखा है कि हम ऑर्डर में आपको बता रहे हैं, तो उस ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर आता है मलिकी स्कूल का। तो मलिकी स्कूल जो है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का, इसे मदीना स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका इजाद जो हुई थी वो मदीना में हुई थी। तो ये मदीना स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। उससे हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हनफी स्कूल को। हनफी स्कूल में हमने देखा था कि उसे कूफा के नाम से जाना जाता है, कूफा स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि वो कूफा सिटी में उसकी इजाद हुई थी। इसे मदीना स्कूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मदीना सिटी में इसका इजाद हुआ। इमाम मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ मलिकी स्कूल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, और जो इमाम मलिक थे वो मलिकी स्कूल के फाउंडर हैं। मलिकी स्कूल जैसे हनफी स्कूल के इमाम अबू हनीफा थे, उसी तरह इमाम मलिक हैं मलिकी स्कूल के फाउंडर। क्योंकि इनका जो जन्म था ये भी मदीना में ही पैदा हुए थे, इसलिए इसका नाम मदीना स्कूल पड़ा। द मलिकी स्कूल फ्लरिश्ड ओरिजिनली एट मदीना, लेटर ऑन, ये है लेटर ऑन इट स्प्रेड इनटू अदर पार्ट ऑफ अरेबिया। पहले तो ये मदीना से उभरा, क्योंकि ये मदीना के थे। बाद में ये अब बाकी सारे अदर पार्ट्स ऑफ अरेबिया में फैलना शुरू हुआ, जैसे कि इजिप्ट और अदर कंट्रीज। इमाम मलिक इब्न अनस वॉज बॉर्न एट मदीना इन द ईयर 713 AD। तो अभी समझ में आ गया कि कितना डिफरेंस है उसका ये पीरियड में और इसके पीरियड में। ये 713 AD में आया है, पैदा हुए हैं। फिर ये शायद यहाँ रिपीट हो गया है, was born in Medina at 713 AD. Later, his full name was Abu Abd Allah Malik ibn Anas. अब देखिए ये क्वेश्चन आता नहीं है कहीं भी, ये हम आपके फॉर जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं। आंसर राइटिंग में आप इसका यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पर। बाकी एज सच ये क्वेश्चन आता नहीं है कहीं से, कहीं भी। He was not only a great traditionalist but a jurist who founded the School of Jurisprudence, which is known after his name as Maliki School of Islamic Jurisprudence. देखिए अब हमने आपको बताया है जैसे कि हनफी स्कूल में जो अबू हनीफा थे, हनफी स्कूल, सॉरी ये हनफी है, हाँ, हनफी स्कूल में जो अबू हनीफा थे, उन्होंने ज्यादातर जो भी चीजों को बढ़ावा दिया, तो वो उन्होंने पहले कुरान को दिया बढ़ावा, उसके बाद उन्होंने कियास को काफी बढ़ावा दिया था हनीफा। लेकिन जो मलिकी स्कूल है, मलिकी स्कूल ज्यादा ध्यान दे रहा है ट्रेडिशन पर। क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है वो केवल ट्रेडिशनिस्ट ही बड़े नहीं थे, इसका मतलब वो किस पे ध्यान दे रहे हैं, ट्रेडिशन पर। अब वो जूरिस्ट भी बहुत बड़े थे, जिन्होंने मलिकी स्कूल को उसका फाउंडर बने, उसका फाउंडेशन रखा, और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का नाम उसी पे पड़ गया, मलिकी स्कूल। ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव बॉर्न इन द सिटी ऑफ प्रॉफिट। वो काफी लक था उनका, जो वो मदीना जैसे शहर में पैदा हुए, प्रॉफिट जहां पर बाद में आए थे मदीना में, जिसे हम हिजरत कहते हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। और उन्होंने वहीं से एजुकेशन भी पूरा किया, वहीं से उन्होंने रिलीजन के बारे में पढ़ा, रिलीजन को जाना, और वहीं के जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का मास्क है, वहां पे ही वो आगे की एजुकेशन अपना पूरा किए, वहां से इस्लाम का वो चीजों को इजाद किए, वहीं से वो वहीं पैदा हुए, वहीं नॉलेज लिए, वहीं एजुकेशन लिए, वहीं धर्म के बारे में जान लिए, सब कुछ उनका मदीना में ही रहा, वो कभी मदीना से बाहर नहीं गए। He never left Medina and spent his whole life for cause of Islamic learning there. और उन्होंने पूरी जिंदगी केवल इस्लामिक लर्निंग को ही दे दिया, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, पढ़ाई लिखाई में उसे
बढ़ावा देने में, फैलाने में, समझाने में, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत की। वो कभी मदीना छोड़ के कहीं बाहर नहीं गए। और जैसे हमने आपको बताया कि उन्होंने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया, होल लाइफ फॉर द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड द हदीस। उन्होंने हदीस को, देखिए हदीस जो है वो कहीं हदीस लिखा होगा, कहीं हदीस लिखा होगा, बात वही कह रहा है। तो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इसी में दे दी। Whenever he had least doubt as to the correctness of his decision, he would say I don't know. अब कभी भी उनके पास कोई भी डाउट आ जाता था ऐसा कि जिसपे वो चुप हो जाते थे, उन्हें समझ नहीं आता था कि अब हम क्या करें। काफी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते थे, क्योंकि उनका जो मेन मूल बेसिस था मलिकी स्कूल का, वो था ट्रेडिशन। वो सारी चीजें ट्रेडिशन बेस्ड पर ही आंसर दिया करते थे। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें चाहे वो कियास हो या ट्रेडिशन हो, वो सारी चीजें बाद में आती हैं। किसके बाद? कुरान के बाद। पहला कुरान ही रहेगा, सुप्रीम है ये कुरान। कुरान के बाद ही चाहे वो कियास है हनफी स्कूल का या मलिकी स्कूल का ट्रेडिशन, ये आएगा एग्जिस्टेंस में। तो इनका जो मूल था वो ट्रेडिशन था। अब कोई बातें इन्हें समझ में ना आए या जिसका आंसर ये ना दे पाए या उन्हें कोई डाउट हो, तो वो कह देते थे भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। इमाम सफई आल्सो लर्न हदीस फ्रॉम हिम। अब यहाँ पे आ गया कि उनके जो डिसिपल थे वो जो सफई स्कूल अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो इमाम सफई भी उनके डिसिपल्स में से आते थे, एक मतलब अनुयायी थे उनके। Imam Malik was a pious man and with an independent character and never bowed before political authorities and gave decision without any bias. Same जैसे हनफी स्कूल के इमाम अबू हनीफा थे। अबू हनीफा की तरह ये भी बिल्कुल उसी तरीके के थे, लेकिन थॉट प्रोसेस में डिफरेंस था। उन्होंने भी कभी पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं किया, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में नहीं आए। उसी तरह ये भी कोई भी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया और किसी भी अथॉरिटी में नहीं आए। वो केवल और केवल इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को बढ़ाना, इस्लामिक कल्चर को आगे बढ़ाना, इसमें ही वो उन्होंने अपनी पूरी जीवन व्यतीत किया। अब आते हैं कुछ सेलियंट फीचर जानने की कोशिश करते हैं मलिकी स्कूल का। इसे मलिक स्कूल, मदीना स्कूल, मलिकी स्कूल सब कह सकते हैं, तो यहाँ कोई गलत नहीं है। इमाम मलिक वॉज अ ग्रेट जूरिस्ट एज वेल एज ट्रेडिशनिस्ट। तो हमने आपको बताया है कि इन्होंने केवल ट्रेडिशन पर ही ज्यादा ध्यान दिया है। His doctrine were not essentially different from those of अबू हनीफा। ज्यादा डिफरेंस नहीं था इनके डॉक्ट्रिन में अबू हनीफा के अकॉर्डिंग, बट अबू हनीफा कियास पे रिलाई करते थे और ये ट्रेडिशन पे। His first source was essentially Holy Quran and then come to the tradition of Prophet। पहला उनका कुरान है, फिर ट्रेडिशन है प्रॉफिट का। Among tradition of Prophet, he preferred the traditions which were collected and narrated by traditionalist of Medina। जब प्रॉफिट के ट्रेडिशन के बाद देखिए, अब इनका ये प्रोसेस, ये हायरार्की याद रखिएगा। जो मलिकी हैं उनका पहला जो रिलायंस है वो है कुरान पर, देन उनका सेकंड जो रिलायंस है वो ट्रेडिशन पर है। पर ट्रेडिशन किसका? पहला ट्रेडिशन प्रॉफिट का, मतलब प्रॉफिट के कल्चर पे, जैसे प्रॉफिट रहा करते थे, खाया पिया करते थे, चलते थे, बात करने का तरीका, पहला डिसीजन देने का तरीका, इस पर रिलाई हुआ पहला। दूसरा, जब प्रॉफिट के ट्रेडिशन पे नहीं उनको रिलाई करना रहता था, तो वो उन व्यक्तियों के ट्रेडिशन पे रिलाई करते थे जो मदीना में रहा करते थे। मदीना के लोगों के ट्रेडिशन के ऊपर उनका रिलायंस था। मदीना ट्रेडिशनलिस्ट, तो मदीना के जितने भी ट्रेडिशन थे उनके ऊपर रिलाई करते थे। आफ्टर प्रॉफिट ट्रेडिशन, आफ्टर कुरान एंड ट्रेडिशन, हिज सोर्स ऑफ लॉ आर इज्मा एंड यूजेस ऑफ मदीना। देख रहे हैं आप, इज्मा पर रिलाई कर रहे हैं, तो इज्मा किसका? इज्मा ऑफ कंपेनियन। कंपेनियन कहाँ के कंपेनियन? कंपेनियन वहीं के जहां के प्रॉफिट थे, जहां के मदीना से के लोगों पर ये ज्यादा रिलाई करते थे, वहां के कल्चर पर ज्यादा रिलाई करते थे, वहां के ट्रेडिशन पर ज्यादा रिलाई करते थे। एज ही कंसिडर्ड दैट प्रैक्टिस ऑफ पीपल ऑफ मदीना एग्जिबिटेड द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। उनका ये मानना था कि मदीना में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वही असली स्पिरिट है इस्लाम का, वही असली इस्लाम है, और उसके अलावा कोई इस्लाम नहीं जानता है, उनका ये मानना था। फाइनली द लास्ट टू सोर्सेज ऑफ लॉ फॉर हिम वाज कियास एंड इस्तिसला। अब जब
मदीना के लोगों का इन्होंने मान लिया, पहले कुरान देखा इन्होंने, फिर प्रॉफिट के ट्रेडिशन को देखा, फिर मदीना के लोगों का ट्रेडिशन देखा, मदीना के लोग जो भी रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, वही इस्लाम है, वही ट्रू स्पिरिट है इस्लाम का, इनका ये मानना था। जब इससे भी आंसर नहीं आता था, इज्मा भी देख लीजिए, यहाँ पे थर्ड है इज्मा, इज्मा पे भी रिलाई करते थे इसके बाद। देन फोर्थ वन इज कियास, उसके बाद कियास पे आते थे, एंड फिफ्थ वन इज इस्तिसलाह, जो कि कियास का ही एक पार्ट है, इस्तिसलाह। उसके बाद ये इस पे रिलाई किया करते थे। अदरवाइज ये पहले कुरान, ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रेडिशन ऑफ मदीना पीपल, इज्मा ऑफ मदीना पीपल, कियास बाद में और इस्तिसलाह बाद में। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही रिलाई नहीं करते थे कियास पे, कियास पर रिलाई किया करते थे, पर इन सब के बाद ज्यादा उनको कियास पे रिलायंस नहीं था, बिल्कुल नहीं था ऐसा नहीं कह सकते। जैसे कि हमने आपको हनफी स्कूल में बताया था कि हनफी स्कूल में भी वो अबू हनीफा भी कियास पर ज्यादा रिलाई करते थे, पर ऐसा नहीं था कि वो ट्रेडिशन को बिल्कुल नहीं मानते थे। ट्रेडिशन को वो मानते थे, पर उनको ऐसा लगता था कि ट्रेडिशन में हो सकता है कि मिलावट हो, तो इसलिए वो ट्रेडिशन पे ज्यादा रिलाई नहीं करते थे। पर हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मानते थे, कहीं बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ऐसा मान के चलेंगे यहाँ पे हम। He learned more upon traditions and uses of मदीना। उन्होंने मदीना के लोगों के कल्चर, उनके यूजेस के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में काफी चीजें पढ़ाई की, काफी चीजें जानी, क्योंकि वो वहीं पढ़े बड़े, सब कुछ उनका वहीं था। उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद भी वहां आए थे, वो काफी लंबा समय प्रॉफेट मोहम्मद ने वहीं बिताया मदीना में, वहीं पे आधा पार्ट कुरान का उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद ने रखा, तो इसलिए वो ज्यादा लगाव रखते थे मदीना के लोगों से, मदीना के कल्चर से, मदीना के ट्रेडिशन से। कौन? अबू मलिक, अरे सॉरी, इमाम मलिक। Imam Malik learned more upon tradition and uses of prophet and precedent established by his companion। और वो प्रॉफिट के कंपेनियन, मदीना का ट्रेडिशन, इज्मा ऑफ कंपेनियन, इज्मा ऑफ जूरिस्ट, कहाँ के जूरिस्ट? वो जो कि मदीना के थे, इज्मा ऑफ पीपल ऑफ मदीना, वो इस पर रिलाई किया करते थे। The Malikis recognizes the validity of Isma of companion and their successor residing at Medina without reference to the opinion of other। मलिकी जो मलकीज थे, जो भी मलिकी थॉट्स को मानता है, उन्हें मलकीज यहाँ पे बोला जा रहा है। तो मलकीज जो है वो रिकॉग्नाइज किए इज्मा की भी वैलिडिटी को, इज्मा को भी वो माने, लेकिन आफ्टर ट्रेडिशन। तो इज्मा ऑफ कंपेनियन को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया, सक्सेसर जो भी मदीना में रहा करते थे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया, उनके ओपिनियन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। दे फर्दर पॉइंट आउट दैट मक्का इज नॉट लेस सेक्रेड देन मदीना। पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मक्का जो है वो कम सेक्रेड है, उसका पूजा नहीं कर, वहां पे वो क्या कहेंगे अगर हम उसका उर्दू अल्फाज में बोले तो पाक। ऐसा नहीं कि मक्का कम है, वो भी उतना ही शुद्ध है जितना मदीना है। अब हम एक्चुअली इसका वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं, मेरे को वर्ड नहीं एग्जैक्टली पता है इसके। हम ये कह सकते हैं कि साफ, शुद्ध और या फिर पाक, जो भी आप कहना चाहें, तो उतना ही है, उतना ही सेक्रेड है, जितना मदीना है, उतना ही इसका धार्मिक महत्व है, ये कह सकते हैं। उतना ही धार्मिक महत्व है जितना मदीना का है, उतना ही मक्का का है। दोनों में ऐसा नहीं कि मदीना सुप्रीम है, मक्का कम है, या मक्का ज्यादा है, मदीना कम है, दोनों ही बराबर है। According to him, Medina was the house of prophet. Consequently, all Medinas were companion and devotee of prophet। उनका ये मानना था कि मदीना में प्रॉफिट रहे हैं, प्रॉफिट का लंबा समय बीता है, उनका घर था मदीना में, तो जो भी मदीना के लोग हैं, मदीना के में रहने वाले लोग हैं, वो सारे कंपेनियन है प्रॉफिट के, वो सारे डिवोटी हैं प्रॉफिट के। तो उनका कल्चर, प्रॉफिट का कल्चर मदीना के लोगों के खून में बिल्कुल मिल चुका है, ऐसा है उनका मानना था कि मदीना के लोग जो भी करेंगे वो प्रॉफिट के खिलाफ जाके कोई काम कर ही नहीं सकते, वो बिल्कुल पाक लोग हैं, साफ लोग हैं। They had opportunity to study prophet closely। Every word and every action of prophet was recorded in the heart of people, with the result that true Islamic spirit is reflected in their deed and practices। तो उनका, वो मदीना में रहे थे और वहीं से उन्होंने पढ़ाई भी की थी, स्टडी की थी प्रॉफिट के ऊपर, तो उन्होंने प्रॉफिट को बहुत करीबी से जाना, समझा, उनके चीजों को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, मदीना के लोगों को रिकॉर्ड जो भी था उसको पढ़ा,
वहां के लोगों का, रिकॉर्डेड इन द हार्ट ऑफ पीपल। उन्होंने ये देखा कि जो भी प्रॉफिट का एक्शन है वो मदीना के लोगों के हृदय में बसा हुआ है पूरी तरीके से। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो भी मदीना के लोग हैं, जो भी मदीना कल्चर है, वही ट्रू इस्लामिक स्पिरिट है, वही ट्रू प्रैक्टिस है। Malkis recognized the authority of Isma not merely in the matter of law and the religion, but also other matters such as organization of army, preparation of war, in other matters of administration. मलकी स्कूल जो है वो केवल यहीं पे नहीं रुक जाता है कि वो केवल लॉ और रिलीजन के बारे में बता के बात खत्म, नहीं। उन्होंने मलकी स्कूल जो है वो काफी एक्सपेंड किया। उन्होंने आर्मी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, आर्मी को कैसी बनानी चाहिए, उनके पास कैसे हथियार होने चाहिए, किस तरह से उनको अटैक करना चाहिए, किस तरह से उनका बिहेवियर होना चाहिए, सामने वाला अटैक करे तभी अटैक करना चाहिए या पहले से हम अटैक कर दें उनके ऊपर, किस तरह से रिस्पॉन्स होना चाहिए, वॉर का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए समाज में, ये सारी चीजें उन्होंने बताया। अबू हनीफा, मलिक, सैफई एक्सेप्टेड द कियास और एनालॉजिकल डिडक्शन। अब देखिए आगे, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, आप जैसे कि आपने हनफी स्कूल पढ़ भी रखा है, उसमें आपने देखा कि उन्होंने कियास या एनालॉजिकल डिडक्शन को एक्सेप्ट किया था। लेकिन मलिकी जो थे, इमाम मलिक जो थे, हु वाज अ डिवोटी ऑफ ट्रेडिशन, वो पूरी तरह से डिवोटी थे ट्रेडिशन के केवल। हु वाज नोन एज द एम्परर ऑफ ट्रेडिशन, वो मतलब ट्रेडिशन पे इतना रिलाई करते थे कि वो, उन्हें कहने लगा, लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया एम्परर ऑफ ट्रेडिशन। ये देखिए, अब अगर यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि एम्परर ऑफ ट्रेडिशन किस को बोला जाता है, मलकी, सैफई, हनबली, किसको बोला जाता है, हनफी? तो इसका आंसर है मलिकी। इमाम मलिक को कहा जाता है एम्परर ऑफ ट्रेडिशन, क्योंकि इनका रिलायंस था ट्रेडिशन पे। हैज फुल नॉलेज ऑफ नॉट ओनली द सेइंग ऑफ प्रॉफिट, केवल यही नहीं था उनके पास नॉलेज कि प्रॉफिट ने क्या कहा, बल्कि उन्होंने मदीना के कस्टम को जाना, कंपेनियंस को जाना, कंपेनियंस क्या बोल रहे हैं उसको भी माना। विद द रिजल्ट ही यूज्ड द मेथड दैट इज कियास, बट कैजुअली, काफी कैजुअल वे में वो यूज किया करते थे कियास को। किस पे बेसिस पे? कियास भी अगर वो यूज कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशन के बेसिस पे, मदीना के कस्टम के बेसिस पे, प्रॉफिट के कंपेनियन के बेसिस पे, जो भी कहा गया कंपेनियंस के द्वारा, उसके बेसिस पे वो कियास डिसाइड करते थे। मल्की डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक गुड, दैट इज इस्तिसलाह। अब हमने देखा था हनफी स्कूल में, हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन एक, दैट वाज इस्तिहसन, और इसमें हम देखेंगे ये जो डॉक्ट्रिन है इस्तिसलाह। अब यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि इस्तिसलाह का जो डॉक्ट्रिन है वो किस स्कूल से बिलोंग करता है, तो वो मलिकी स्कूल से बिलोंग करता है। अब देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस्तिसलाह या इस्तिहसन में, हम आपको अभी डिफरेंस बताते हैं इसके बारे में। इमाम मलिक प्रोपाउंडेड अ डॉक्ट्रिन समवॉट सिमिलर टू द जस्टिस, इक्विटी और प्रेफरेंस। ये कहीं ना कहीं सिमिलर है किससे? जस्टिस, इक्विटी और प्रेफरेंस से, और वही इस्तिहसन भी है, जस्टिस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। He would allow a deduction of law to be based on general consideration of public good. यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि पहले कंसिडर होना चाहिए पब्लिक गुड, समाज का भला होना चाहिए, उसके बाद सारी बातें होंगी। There is no great distinction between the principle of इस्तिहसन by Abu Hanifa and Maliki doctrine of public good. यहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इस्तिहसन और पब्लिक गुड या इस्तिसलाह के बीच में। That is the इस्तिसलाह, and the aim of both is to reduce the rigidity of law. दोनों का ही एम यही है कि लॉ की रिजिडिटी को कम करना और पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक गुड में काम करना। यही तो मेन लक्ष्य है इस्लामिक रिलीजन का, कि पब्लिक गुड, पब्लिक का भला हो, लोगों का भला हो, ये मेन इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दोनों ही स्कूल का जो चीजें निकल के आई, डॉक्ट्रिन, इस्तिसलाह या इस्तिहसन, वो दोनों का एम सेम ही है, बस थोड़ा तरीका अलग है। ऑन स्ट्राइकिंग द एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन ऑफ इमाम मलिक, यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये वर्क कैसे कर रहा है। देखिए कितना इन्होंने यहाँ पे नॉर्मल किया है चीजों को। इमाम मलिक के सामने एक क्वेश्चन आया कि एक महिला है जिसका हस्बैंड जो है, उसका पति वो खो गया काफी लंबे समय से, वो मिल नहीं रहा है, तो अब उसे क्या करना चाहिए उस महिला को? तो ही डिसाइडेड कीपिंग इन अ व्यू ऑफ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब आखिर वो महिला जो है वो कितने समय तक अपने पति के बिना रहेगी? एक तो समय आएगा जब उसे
उसके बच्चों का अगर बच्चे होंगे या उसका फ्यूचर डिसाइड करने वाला कोई हो, क्योंकि उस समय महिलाओं की स्थिति यही थी कि कमाती वो नहीं थी, कमाते केवल पुरुष ही थे। तो कोई तो होना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को ध्यान रखते हुए, पब्लिक गुड को ध्यान रखते हुए, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक को ध्यान रखते हुए, कि वो अगर 4 साल बीत जाए और हस्बैंड लापता है, उसके बारे में कोई खबर नहीं आ रही है, तो वो मैरी कर सकती है, दोबारा शादी कर सकती है किसी से। ये उस समय के हिसाब से ये थॉट आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा थॉट उन्होंने दिया था। क्योंकि आप खुद सोचिए, आज के समय में भी ये अगर ऐसा कोई काम करता है तो उसे बुरा माना जाता है, समाज में लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी। और उस समय की बात है, इतना पहले में इन्होंने इतना ज़्यादा अपग्रेडेड डिसीजन दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर पति खो गया है, 4 साल से लापता है, तो 4 साल के बाद वो शादी कर सकती है। उसके पास ये राइट आ जाता है। तो उस समय के हिसाब से दैट वाज़ वेरी, वेरी अपग्रेडेड डिसीजन मेड बाय हिम। तो ये थे उनके कुछ इम्पोर्टेंट मलिकी स्कूल के पॉइंट्स। ये आपको ध्यान रखना है। हमने आपको मेन चीजें मलिकी स्कूल की बता दिया है कि मलिकी स्कूल ट्रेडिशन पे ज्यादा रिलाई करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रेडिशन उसमें ज्यादा है, कियास पे वो लेस रिलायंस है, कुरान, ट्रेडिशन, देन इज्मा, कंपेनियन का इज्मा, मदीना के लोगों का इज्मा, इसलिए इसको मदीना स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। हदीस को ये ज्यादा फॉलो करते हैं। कियास को जब कुछ नहीं रहेगा, कोई टेक्स्ट नहीं रहेगा, तब ये कियास को एज अ रिसोर्स ले सकते हैं, अदरवाइज ये कियास को नहीं मानते हैं। हमने आपको ये बताया। इसमें इनके दो फॉलोवर थे या प्यूपिल भी कह सकते हैं। इमाम मलिक इंक्लूड द इमाम मोहम्मद पहला और इमाम सफ़ई, इन्हीं के शिष्य थे ये दोनों लोग, इमाम मोहम्मद और इमाम सफ़ई। तो ये था आपके मलिकी स्कूल। और इसमें सबसे ज़रूरी बात कि इस्तिसलाह का डॉक्ट्रिन इन्हीं से निकल के आया है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी काम किया जाएगा, इस्तिसलाह। तो दोस्तों, हमने आपको हनफी और मलिकी स्कूल बिल्कुल अच्छे तरीके से करा दिया है। इसमें से जो प्री के क्वेश्चंस हैं वो तो सारे ही सॉल्व हो जाएंगे, बाकी मेंस में से भी इससे ज्यादा कोई नहीं लिख सकता। हाँ, अगर आपको बुक भी देखना है और जानना है इसके बारे में, तो आप बुक में जान सकते हैं। बुक में काफी लंबा चौड़ा चीजों को बताया गया है। अगर आप शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो ये इतना दैट इज इनफ फॉर यू, फॉर प्री एंड मेंस बोथ, इतना ही पर्याप्त है आपको जानने के लिए। बाकी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं मलिकी स्कूल पे, तो आप जान सकते हैं। हनफी स्कूल पे भी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप बुक खोल सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ओपन द बुक आफ्टर दिस इज इनफ फॉर यू गाइज। और दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी अराइज हो रही है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टू लॉ, किसी भी जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, या सीआरपीसी, सीपीसी, कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जिसका जो भी आपको रिलेटेड अगर कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली। और आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस पीडीएफ से पढ़ना है, इस पीडीएफ से अगर आप पढ़ना, आपको नोट्स नहीं बनाना है डायरेक्टली, अगर आप ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं केवल 21 रुपीज में। तो दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कमेंट, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग माई लेक्चर।